वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एससीएस की जो पिक आती है फ्री टेलीग्राम चैनल पर उसके बारे में। और एससीएस का ये दावा है कि अगर आप इस पिक से रिवीजन करेंगे तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसी पिक को मैं वीडियो फॉर्म में आपके सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ से अगर आप तैयारी करोगे तो पक्का आपको आरओ में अच्छे अंक प्राप्त करने का मौका मिलेगा। टॉपिक है आज का हमारा बहुत, और ये देखिए ये वीडियो छोटे छोटे रहेंगे तो इनको बस अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, ठीक है। पहले वित्त आयोग का आपको मैं जो संवैधानिक हिस्सा है उसके बारे में बताऊंगा, फिर जो इसकी रिपोर्ट है उनके बारे में बताऊंगा, और यहाँ से पेपर में सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए वित्त आयोग से पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, सबसे पहली वो है ये कि किस आर्टिकल में है। तो देखो ध्यान रखना, वित्त आयोग से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो है 280, लेकिन केवल 280 नहीं है, 281 भी है, तो दोनों ही है, ध्यान रखना। लेकिन पेपर में क्या है कि पेपर में अक्सर करके 280 आता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है ये आपको बताता है किसके बारे में, ये आपको बताता है वित्त आयोग के बारे में। तो पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। दूसरा, वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग जो है साथियों एक संवैधानिक निकाय तो है ही, क्योंकि आर्टिकल 280 में है तो संविधान में तो है ही। इसके अलावा ये अर्ध न्यायिक निकाय है, ये भी ध्यान रखना है। अर्ध न्यायिक, ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है वित्त आयोग, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति हर 5 साल बाद नियुक्त करेगा एक वित्त आयोग को, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा वित्त आयोग में अगर हम देखें तो वित्त आयोग में साथियों एक होगा अध्यक्ष, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य होंगे। तो टोटल 5 सदस्यीय निकाय है ये, जिसका नाम है वित्त आयोग। अब वित्त आयोग करता क्या है भाई, तो देखो वित्त आयोग बहुत ही सिंपल सा काम करता है। वित्त आयोग का काम है ये कि जितना भी पैसा राजस्व के रूप में जमा होता है, टैक्स के रूप में जमा होता है, उस पैसे को, उस रुपए को केंद्र और राज्य के बीच किस तरीके से बांटा जाए, कितना हिस्सा राज्य को मिले, कितना हिस्सा केंद्र को मिले, इसका बंटवारा करता है साथियों, इसका बंटवारा करता है वित्त आयोग। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों का बंटवारा करता है, ठीक। और जैसा केंद्र में वित्त आयोग होता है वैसा राज्य में भी होता है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वित्त आयोग, चूंकि अभी हम केंद्र को पढ़ रहे हैं, तो वित्त आयोग जो केंद्र का है इसका गठन करता है भारत का राष्ट्रपति। और केंद्र के वित्त आयोग की रिपोर्ट को जो है जो वित्त आयोग है वो केंद्र की रिपोर्ट को रखता है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को रखते हैं संसद में, ठीक है। तो ये है आपका वित्त आयोग। अब जरा हम 15वें वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। भाई देखो 15वें वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। अब इनकी रिपोर्ट आ चुकी है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो गया है। 16वें वित्त आयोग के अगर अध्यक्ष पूछे कौन है, ये करंट का सवाल है, पेपर में आ सकता है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं साथियों अरविंद पानगड़िया, ध्यान रखना। अरविंद पानगड़िया जो है पहले वित्त आयोग, मतलब पहले जो है योजना आयोग से भी जुड़े हुए थे, नीति आयोग से भी जुड़े हुए थे, ध्यान रखना, अरविंद पानगड़िया। तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के हेड हैं ये, और 15वें की आज हम जरा बात करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, रिपोर्ट का शीर्षक जो उसकी रिपोर्ट आई है उसका शीर्षक है कोविड के दौरान वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। इन्होंने मतलब इस वित्त आयोग का, 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 2017 में। पहली रिपोर्ट जो है इन्होंने 2020 से 2021 के लिए लगाई, और दूसरी रिपोर्ट 21 से 22 और 25 से 26 तक के लिए, यानी 2025 से 2026 तक के लिए लगाई है। तो ध्यान रखना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पानगड़िया। और अगर कभी पूछ ले पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी तो आ सकता है पेपर में, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक। हाँ, अब जरा और इसकी जानकारी लेते हैं। इसमें कुल 117 अनुशंसाएं हैं, जिनके 4 वॉल्यूम हैं, जिनमें चौथा वॉल्यूम राज्यों को समर्पित है। यानी कितना बंटवारा राज्यों को मिलना चाहिए उसके बारे में चौथा जो है हमें वॉल्यूम बताता है। इसमें राज्यों की हिस्सेदारी 41% करने की अनुशंसा की गई है, यानी जो भी हमारे संसाधन हैं, ठीक है, उन संसाधनों का 41% मिलना चाहिए किसको, राज्यों को, ठीक है। इस तरीके की अनुशंसा की है वित्त आयोग ने केंद्र सरकार से कि 41% हिस्सा जो है आप स्टेट्स को दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा
टॉप 3 स्टेट में यूपी है जिसको मिलना चाहिए, इसके अलावा बिहार है, इसके अलावा एमपी है, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त राज्यों को 10.33 लाख करोड़ की कुल सहायता दी जाएगी। वित्त आयोग ने कहा है कि राज्यों को हम 10.33 लाख करोड़ रुपए की सहायता देंगे। इसका मतलब राज्यों को 50.9% हिस्सा 2021 से 2026 के समय काल में प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 2021 से 2026 तक जो भी हमारे पास राजस्व आएगा उसका 50.9 यानी करीब करीब 51% हिस्सा मिलेगा राज्यों को। 14वें वित्त आयोग के ये जो हिस्सा है, मतलब ये 14वें वित्त आयोग के 42% के बराबर ही है, यानी ये जो 10.33 लाख करोड़ रुपया है ये 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केवल 42% ही है। इसके 1% का समायोजन जम्मू कश्मीर को 2 नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों का उपयोग करने के लिए दिया जाएगा। यानी इसका 1% स्पेशली अलॉट करेंगे किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब बट गया है लद्दाख में, तो फिर उसके लिए भी दिया जाएगा। ठीक, आगे देखो, केंद्र को 15वें वित्त आयोग के विचलन प्लस सहायता मिलाकर 34% देगा। ठीक है, हाँ, केंद्र को वित्त आयोग के विचलन प्लस सहायता मिलाकर 34% मिलेगा। इसके पश्चात बचा हुआ केंद्र के विकास कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। देखो ध्यान रखना, जो भी पैसा आता है केंद्र के पास उसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र राज्यों को दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि यार भारत राज्यों से ही तो बना है। आप अगर ये पूछो भारत किधर है यार, तो आप स्टेट बताओगे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, तो ये सब राज्य ही तो है, राज्यों से मिलकर ही तो बनता है केंद्र। तो इस वजह से केंद्र अपना अधिकांश रुपया खर्च कर देता है राज्यों को ये विकास कराने में, या राज्यों को देता है कि आप अपना विकास करिए। ठीक है ना, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। ठीक है, अच्छा, कहाँ कहाँ कैसे दिया गया है इसको देख लो जरा। क्षैतिज जो विचलन है ये जनसंख्या को 15%, क्षेत्रफल को 15% तथा वन और पर्यावरण को 10%, 45% आय असमानताओं के लिए, 2.5% कर तथा राजकोषीय प्रयासों के लिए तथा 12% जनसंख्या की प्रदर्शन के लिए। ये आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, हाँ भाई, चलिए, 15वें वित्त आयोग ने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने तथा कर प्रयास मानदंड को फिर से पेश किया है। अनुदान जो है राजस्व घाटे में वो है 2,94,514 करोड़ रुपए। स्थानीय सरकार के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए, शहरी निकाय के लिए अगर हम देखेंगे, ठीक है, और 1,21,055 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए। एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, स्थानीय सरकार के लिए कितना कितना रुपए मिला है देखो, 4,36,361 करोड़ रुपए शहरी निकाय के लिए, मतलब 4,36,361 ये कुल मिला है। ठीक है, ये कुल मिला है। अच्छा, कुल का जो है ये 1,21,055 करोड़ रुपए मिला है शहरी को, और 2,36,805 करोड़ रुपया ये मिला है ग्रामीण को, है ना। ये कुल है, ये 43,000 मतलब 4,36,361 ये कुल है। कुल का अगर हम देखेंगे तो कुल का 1,21,000 करोड़ रुपया ये मिला है शहरी को, और गांव को मिला है 2,36,000 रुपया, मतलब 2,36,805 करोड़ है। ये गांव पे सरकार का ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि ध्यान रखना भारत एक्चुअल में गांव से ही मिलकर के बना है। 6 लाख से भी ज़्यादा गांव है इंडिया में, और वो भारत के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। गांधी जी का विचार था स्वराज का कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करना ही पड़ेगा। गांव को इग्नोर करके आप भारत का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी भारत की 68 से 70% आबादी गाँव में ही रहती है। आप गाँव का विकास नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर चमका लेंगे, तो कभी देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए गाँव पर ज़्यादा रुपया सरकार खर्च करती है। तो जो लोग वीडियो बनने वाले हैं उनकी मौज आ जाएगी आने वाले टाइम में। चलिए, ओके। 2020-21 के स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान जो दिया गया है 90,000 करोड़ दिया गया है। इनमें 60,750 करोड़ जो है ग्रामीण क्षेत्र को दिया गया है, और 29,250 करोड़ रुपया शहरी निकायों के लिए दिया गया है। मैंने बोला था ना कि गांव पर बहुत फोकस रहता है सरकार का, क्योंकि भारत यार गांव ही है। ये शहर तो बस 2-4 बन गए, इन्हीं में लोग जाके बस जो है बस गए, स्टाइल मारते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इंडिया है वो गाँव में ही है। 2020-21 के लिए अनुदान में यूपी ग्रामीण निकायों के लिए 9,752 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, हाँ, ठीक है, 9,752 करोड़ रुपया मिला है, और यूपी के शहरी निकायों के लिए 4,695 करोड़ रुपया मिला है। ठीक है, तो यूपी के लिए स्पेशल यहां पर काम किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहां पे 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में
15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में तराजू दर्शाया गया है ताकि केंद्र और राज्य के मध्य संतुलन दिखाया जा सके। और लास्ट पॉइंट देख लो, जनसंख्या के लिए जनगणना 2011 के तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है तथा राज्य अंतर को 2016-17 से 2018-19 के मध्य 3 वर्ष की अवधि के दौरान औसत प्रति व्यक्ति जीडीपी के रूप में दिखाया गया है। तो इसी तरीके की शानदार पिक के माध्यम से आपका रिवीजन करवाया जाएगा एग्जाम तक। पीसीएस के लिए भी रहेगा, ये बीओ के लिए भी रहेगा। तो बढ़िया तैयारी करते रहिए एससीएस के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।